ऐसे ही का तमाम ये संबोधि माल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर करने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हर रोज की तरह वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। जी नमस्कार। चलिए पवन जी के साथ खबरों का तमाम विश्लेषण शुरू करें। उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि आज के मनी सेंट्रल में हम किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं और नजर डाल लेते हैं ऑन द शो पर। क्या खुलने वाला है चावल का एक्सपोर्ट? जी हाँ, चावल को एक्सपोर्ट को लेकर के कुछ एक रियायत दी गई है। क्या कुछ इसके मायने हैं, क्या इससे संकेत मिल रहे हैं, डिटेल में आज हम करेंगे इस पर बातचीत। सोने में रिकॉर्ड तेजी क्यों? जी हाँ, सोना लगातार जो है उछलता हुआ दिखाई दे रहा है, चमकता हुआ दिखाई दे रहा है और कितना चमकेगा इस पर होगी बातचीत डिटेल के अंदर। दोगुनी हो गई है जीएसटी की चोरी। जी हाँ, कहा यह जा रहा था सिर्फ एक ही टैक्स होगा और तमाम टैक्सों से लोग मतलब जो चोरी ना कर पाए इसके लिए जीएसटी लाया गया, लेकिन अब जीएसटी में भी चोरी हो रही है। इस पर पहले भी मनी सेंटर पर हम चर्चा कर चुके हैं, आज भी करेंगे बातचीत। शेयर बाजार में आईपीओ की धूम मची हुई है, लगातार आईपीओ पे आईपीओ आ रहे हैं। आज से खुले हैं 2 आईपीओ। क्या हो रहा है आईपीओ बाजार का हाल, करेंगे डिटेल में बातचीत। स्पाइस जेट की हालत बिगड़ी, लगातार एविएशन सेक्टर के अंदर हम बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है, अभी की क्या अपडेट है और स्पाइस जेट को लेकर के क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, विस्तार पूर्वक हो गया चर्चा। और बांग्लादेश में नहीं फंस रही है पेमेंट, बांग्लादेश पर भी आज हम करेंगे डिटेल में बातचीत। लेकिन इन सबके पहले शुरुआत करेंगे आज के कार्यक्रम की गैर बासमती चावल से जुड़ी खबर के साथ। गैर बासमती चावल के निर्यात पर लगी पाबंदियों के जल्द हटने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इस साल धान की खेती में बढ़ोतरी हुई है और ऊपर से मानसून भी फसल के लिए बेहतर रहा है। ऐसे में चावल का उत्पादन बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसी संभावना को देखते हुए सरकार ने चावल निर्यात पर लगी पाबंदियों को घटाना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त हटने से हुई है। पिछले हफ्ते सरकार ने बासमती निर्यात से इस शर्त को हटा दिया था। शर्त के मुताबिक $950 प्रति टन से कीमत पर निर्यात को अनुमति नहीं थी। सर, किस तरीके से देखें इस फैसले को? क्या ये सरकार ये मान के चल रही है कि चावल को लेकर के अब कोई संकट की स्थिति नहीं है और जो कंपनियां लंबे समय से डिमांड कर रही थी उनकी मांग को स्वीकार कर लिया गया? विपुल, जब ये लास्ट ईयर फैसला हुआ था, लगभग 1 साल पहले का फैसला है ये। जब ये लास्ट ईयर भी फैसला हुआ था तो दिखता था कि तब भी आप अगर इसे जो भंडारण पे आप देख रहे थे, जो भंडार था उस पर उसको देखते हुए जब ये बैन लगा तो डिफरेंट एजेंसीज़ ने, डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स ने, बाकी कंपनीज जो सरकार से लगातार मिलती रहीं, प्रेजेंटेशन देती रहीं, वो उनका ये कहना था कि साहब ये बड़ा गैर मुनासिब फैसला है, असमय हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। पर देखिए, सरकार की जो मशीनरी है वो अपने हिसाब से चलती है और सरकार को इस बात की भरपूर आशंका थी कि अगर ऐसा रहा तो कल को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है और देश में चुनाव होने वाला है तो इसकी दिक्कत हो जाएगी, बाद में इसकी बड़ी बदनामी होगी और नतीजा सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा चुनाव में। अब देखिए, चुनाव के बाद कंफर्टेबल सिचुएशन क्या क्या है अभी आप देखेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक ठाक है, आप देखिएगा तो स्टेबल मार्केट कंडीशंस हैं, रोबस्ट खरीफ क्रॉप हुआ है, देख रहे हैं जो 1 सितंबर को जो आपके पास भंडार है वो 323 लाख टन है राइस का। तो जो बाकी सिचुएशन आप देख रहे हैं वो सारे फेवरेबल हैं, सारे एस्पेक्ट्स फेवरेबल हैं। तो भारत सरकार को लगता है कि जो अभी इसको राइस एक्सपोर्ट पे जो बैन है उसको हटाने का इसका कोई दूरगामी अच्छे प्रभाव होंगे और नियर टर्म में कोई इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। तो इस फैसले की उम्मीद आप कर सकते हैं कि अगले कुछ हफ्ते में जब जब फ्रेश एस्टीमेट आ जाए, ताज़ा एस्टीमेट आ जाए तो इसका बैन खोला जा सकता है। बिल्कुल, बैन खोला जा सकता है और शायद यही वजह है कि आज शेयर बाजार के अंदर काफ़ी हलचल हमको देखने को मिली और चावल से जुड़ी हुई कंपनियां जो थी उनमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। एलटी फूड्स 6.25%, केआरबीएल में भी 6% से ज़्यादा की तेज़ी, चमन लाल सीतिया भी करीब 6% के आसपास बढ़ करके बंद हुआ है। इसके अलावा पवन जी, क्या ये उम्मीद की जाए कि चीनी के अंदर भी कुछ ऐसा कुछ घटता, कुछ बड़ा फैसला हो सकता है? चीनी में भी आज काफ़ी अच्छी जो है हमने देखा, जो आप कारण बता रहे थे मानसून का और तमाम चीज़ों का, क्या और पिछले कुछ दिनों में जो फैसले लिए गए हैं गन्ने को लेकर के, क्या हम ये मान के चलें कि चीनी में भी निर्यात को लेकर के और बाकी चीज़ों को लेकर रियायत दी जा सकती है? आज चीनी शेयरों में भी काफ़ी अच्छी खासी खरीदारी रही, सिर्फ इसी उम्मीद में कि शायद सरकार कुछ रियायत दे सकती है। तो ऐसा हो सकता है? अभी 3-4 इकट्ठे
आप देखिएगा कि कमोडिटीज़ थी जिसको सरकार ने उस वक्त सख्ती की थी, जिसमें अनियन था, शुगर था, राइस था। तो मेरे ख्याल से सब जगह जब एक ईज़ है तो चीनी में भी ईज़ है, चीनी में भी ईज़ है। तो जो आप संकेत देख रहे हैं, हो सकता है मार्केट इस बात की को रीच कर गया हो कि साहब इस पे कोई निकट भविष्य में फैसला होने वाला है। आप मेरी ऐसे पर्सनल राय पूछिएगा तो जितनी मेरी समझ बनती है बात करके जो कम्युनिटी के मंत्रालय के लोग हैं उनसे समझ में ही आता है कि शायद इस पे ईज जल्दी होगा। तो चावल, चीनी, इन सब पे अब सरकार थोड़ी सी कंफर्टेबल सिचुएशन में लग रही है, तो यहाँ पर रियायत मिल सकती है और शायद शेयर बाजार इसी को भांपने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से शेयरों में तेजी देखने को मिली। इधर दुनिया भर में गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की सोने में बढ़ती खरीद और अमेरिकी डॉलर में आई नरमी का असर गोल्ड की कीमतों पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि गोल्ड की कीमतों में लगातार जो है बढ़त देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट में गोल्ड का भाव नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। कॉमेक्स पर दिसंबर वायदा के लिए कीमतों में $2617 का ऊपरी स्तर छुआ, जो अब तक का सबसे ज़्यादा भाव है। डॉलर इंडेक्स घट करके $100 के करीब आ गया है, जो करीब 14 महीने का निचला स्तर है। उधर गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स अपनी गोल्ड होल्डिंग को लगातार बढ़ा रहे हैं। अगस्त के दौरान उन्होंने 29 टन सोना खरीदा है और उनकी कुल गोल्ड होल्डिंग बढ़ करके 3182 टन हो गई है, जो कि इस साल की सबसे बड़ी होल्डिंग है। सर, ये सोने की तेजी मान के चलें कि अभी आगे भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिस तरीके से एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है? विपुल, इस साल जब आप देखेंगे तो जो जैसे ग्लोबल मार्केट में हम लोग बोलते हैं पर आउंस कीमत में, जैसे आप शुरू में देखेंगे तो उसमें इस साल करीब मतलब जुलाई तक लगभग 20% उसमें इंक्रीज़ हुआ था, जिसमें $2500 पर आउंस वो पहुंच गया था। आप जेपी मॉर्गन की स्टडी करिए, जो बाकी रिसर्च एजेंसीज़ हैं या आप जो दूसरी और एजेंसियां हैं जैसे गोल्डमैन सैक्स वगैरह हैं, सबकी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको एक स्टेडी राइज गोल्ड में दिख रही है। गोल्ड इसलिए दिख रही है क्योंकि बाकी जो एसेट क्लास हैं वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट के जो मौके हैं उसमें काफ़ी कमी आई है। जैसे आप देखेंगे तो चाइना में ऑयल की का कंजम्पशन कम हुआ है, तो उसका वैल्यू घटा है। चाइना में ऑयल का कंजम्पशन इसलिए कम हुआ है क्योंकि आप देखिएगा तो एक स्टेडी इलेक्ट्रिक कारों के इस्तेमाल में बढ़ोतरी हो रही है। फिर आप देखिएगा कि अमेरिका ने अपना ऑयल का आउटपुट बढ़ा दिया है, तो उस तरह से आप देखिएगा तो वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के चांसेस कम है, तो इस वजह से गोल्ड में उसका ज़्यादा आप देख रहे हैं। फर्दर आप वो देखिएगा तो आपको लगेगा कि भाई साहब वहाँ पे फेडरल इंटरेस्ट रेट कट हो गया है उसकी वजह से, या फिर इमर्जिंग मार्केट में जो सेंट्रल बैंक्स हैं उसने गोल्ड परचेज वो किया है। तो कुल मिलाकर आप देखिएगा कि जो गोल्ड है उसमें एक अपटिक है, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी। आप इसी रिपोर्ट, जैसे अभी आप कह रहे थे कि साहब $2600 प्रति आउंस बढ़ गया, आप इसमें अभी और तेज़ी आएगी, जो मार्केट ट्रेंड्स हैं उसमें और तेज़ी आएगी, और कुल मिला के आप देखेगा तो 2025 तक एक एस्टिमेट है कि साहब ये 2700 को पार कर सकता है, 2700 को पार कर सकता है। तो इसलिए गोल्ड में भी बहुत हलचल है, आगे भी हलचल बनी रहेगी, मुझे लगता है आगे भी हलचल बनी रहेगी। और अब तो भारत के अंदर तो त्योहारी सीजन आ रहा है, तो वहाँ वैसे ही डिमांड बढ़ जाती है, तो यहाँ पर उम्मीद करें और ज़्यादा कीमतें बढ़ सकती हैं। घरेलू बाजार के लिहाज से भी मतलब पॉजिटिव सेंटीमेंट ही है, अभी तो त्यौहार का सीजन कह सकते हैं। पर आप देखिए आप हमारा जो कंजम्पशन है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, और ये घरेलू कंजम्पशन कितना उसमें मैटर करता है वो देखना पड़ेगा। अब लेकिन प्लस ये है कि अभी कोई बहुत ज़्यादा इमीडिएट आप तेज़ी नहीं देखेंगे कि एक महीने में कोई ज़्यादा, लेकिन आप अभी से लेके 4-5 मंथ्स डाउन दी लाइन आप देखिएगा तो जो जितने रिसर्च हाउसेज हैं पूरी दुनिया को, ये कहते हैं कि साहब ये 2700 को पार कर सकता है, 2700 को पार कर सकता है। तो अगर आप खरीदारी कर रहे हैं, सोने में खरीदारी करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हो या फिर अब त्योहारी जो सीज़न शुरू हो रहा है उसके लिहाज से हो, कर सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जैसा पवन जी बता रहे हैं कई सारी रिपोर्ट्स को देख करके कि 2700 का लेवल जो है वहाँ पर आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। इस बीच देश में जीएसटी कलेक्शन के साथ साथ जीएसटी चोरी भी बढ़ रही है। डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी कि DGGI के मुताबिक मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की जीएसटी चोरी पकड़ी गई। वित्त वर्ष 2022-23 में पकड़ी गई टैक्स चोरी के मुकाबले ये आंकड़ा लगभग 2 गुना है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सबसे ज़्यादा टैक्स चोरी के मामले मुंबई में पकड़े गए हैं, जहां करीब 71,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का पता चला। आपको बता दें सेक्टर के लिहाज से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जीएसटी चोरी ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में पकड़ी गई है, जहां पर करीब 82,000 करोड़ रुपए की चोरी
पकड़ में आई है। सर, एक तरफ तो हम आंकड़े देख रहे हैं कि मतलब जिस तरीके से लगातार जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ दूसरे आंकड़े हैं कि बहुत सारी चोरी भी हो रही है, और जीएसटी लाया इसीलिए गया था कि तमाम टैक्स चोरी को रोका जाए। तो आप कैसे देख रहे हैं इस तमाम घटनाक्रम को, इस खबर को कैसे देख रहे हैं? देखिए, टैक्स चोरी को आप कम कर सकते हैं, कॉमन पार्लेंस में ये आप कहिए टैक्स चोरी को कम कर सकते हैं, लेकिन आप टैक्स चोरी रोक सकते हैं, इसका कोई इंस्ट्रूमेंट किसी भी इकोनॉमी में कहीं नहीं होता। आप हर इकोनॉमी में देखेंगे, चाहे आप जापान की बात कर लीजिए, चाहे आप अमेरिका की बात कर लीजिए, आपको अलग अलग तरह के फ्रॉड मिलेंगे, अलग अलग तरह के टैक्स इवेजन मिल सकते हैं। अब आपको लगता है कि इसको रोकेंगे कैसे, तो भारत सरकार उसको रोकने की कोशिश कर रही है। अब जैसे पर फिर भी जो जीएसटी के जैसे फाइनली सबसे ज़्यादा गड़बड़ यहाँ पे कहाँ होती है, जो इनपुट क्रेडिट लेते हैं लोग, और जो ऑनलाइन कंपनी है। देखिए, ऑनलाइन कंपनी ने अभी जबकि हाल में से उनको जीएसटी देना पड़ रहा है, इसके पहले नहीं देना पड़ रहा था। जो ऑनलाइन कंपनीज हैं, इसके ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है, इसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम है, और तभी तक ये बड़े चोरी छिपे काम करना, हाइड होके काम करना, इवेजन करना, सरकार की नज़रों में नहीं आना, तो उसमें इनके पास बहुत ज़्यादा स्कोप था। लेकिन अब अगले साल से आप देखिएगा तो इसमें क्लैंप ज़्यादा कसेगा, जिसका नाम आपने लिया। और बॉम्बे का हाईएस्ट आपने बताया कि सबसे ज़्यादा फिगर वहीं का, वो तो होना ही है। प्लस आपको ये देखना पड़ेगा कि पिछले साल जो 2 लाख करोड़ पे आज आप जिसका बारे में बता रहे हैं, वो पिछले साल तक वो आंकड़ा 1 ही लाख करोड़ था। तो ये 1 साल में डबल हुआ है, ये ज़्यादा चिंताजनक बात है। तो लेकिन आप देखिएगा साथ ही साथ जो जीएसटी से जुड़े रेट्स हुए हैं पूरे देश भर में, उसमें भी एक नंबर आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि कोई सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है, बट यह है कि ये चिंताजनक पक्ष है। हमें लगता है कि इसमें पार पाना आसान होगा फिगर को देखते हुए। वैसे ही बहुत सारी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सख्ती हो रही है, और एक लिस्टेड कंपनी है डेल्टा कॉर्प, उसके तो शेयर की ऐसी पिटाई हो गई थी जब से जीएसटी का नोटिस आया, आगे पीछे का मिला करके, कि वहाँ से वो शेयर चला ही नहीं, और बहुत लोग सवाल पूछते हैं हमसे। इस बीच सोमवार को शेयर बाजार में बजाज हाउसिंग के आईपीओ की धूम देखने को मिली। आईपीओ के दौरान प्राइस बैंड 70 रुपये तय किया गया था, और शेयर की लिस्टिंग 150 रुपये का ऊपर हुई, और बाद में शेयर का भाव 165 रुपये तक पहुंच गया। जिन निवेशकों को आईपीओ अलॉट हुआ है, उन्हें लिस्टिंग के दिन मोटा मुनाफा हुआ, डबल से ज़्यादा पैसे हो गए महज 3-4-5 दिन के अंदर। इस बीच कई और बड़ी कंपनियों के आईपीओ को लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। फूड एग्रीगेटर कंपनी स्विगी का भी जल्द सेबी में आईपीओ लाने के लिए आवेदन कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने वाली कोरियाई कंपनी एलजी भी भारतीय इकाई को शेयर बाजार में लिस्ट कराने की तैयारी कर रही है। कोरियाई ऑटो कंपनी हुंडई पहले ही कह चुकी है कि वो भारतीय इकाई को भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट कराएगी। तो आईपीओ बाजार की बल्ले बल्ले चल रही है सर, हर तरफ पैसे बन रहे हैं। बजाज हाउसिंग को ज़बरदस्त रिस्पांस मिला, 4 दिन में लोगों के पैसे डबल हुए, और रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। मान के चलें कि अब जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स थे, बजाज को जिस तरह की सफलता मिली है, अब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी आईपीओ लेकर के बाजार में उतरने की योजना बना रहे हैं। नहीं, ये भी बड़ी कंपनी है। मतलब बजाज को इसीलिए मैंने बोला कि बजाज को आप देखिए, अब स्टेबल कंपनी है, स्टेबल नाम है, अलग अलग सेक्टर्स में काम करती हैं, इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, इसके ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनियां शेयर्स हैं मार्केट में, वो पिछले 5 साल में आप देखिएगा तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। बिल्कुल इस तरह से जैसे 5 रुपये की कंपनी 500 की हो गई, उस तरह का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। न केवल इस कंपनी, बाकी कुछ और कंपनी में श्रेय किसको जाता है? फेवरेबल मार्केट कंडीशंस को जाता है, स्टेबल इंटरेस्ट रेट को जाता है। आप समझिएगा कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ है इस देश में। देखिए, हम लोग बात कर सकते हैं कि साहब फलां क्वार्टर में 1% रेट ग्रोथ रेट कम हो गया, लेकिन मोर और लेस आप देखेगा तो स्टेबल ग्रोथ है। ऐसा नहीं कि कोई 7% से ग्रोथ 2.5% पे पहुंच गया या 3% पे पहुंच गया है। ये पिछले 20 साल में नहीं हुआ। आप देखिएगा कि बाइंग चल रही है, इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बुलिश हैं। तो आप लाइन अप देखेंगे, अगर आप अभी मैं बता रहा हूँ आपको, अप्रैल से लेकर के सितंबर तक में, तो आपको 35 आईपीओज लाइन अप है फॉर हाफ वन के लिए, सितंबर के लिए। बिल्कुल। उसमें से अभी सितंबर में केवल 7-8 आईपीओज लाइन अप हैं, कुछ आ चुके हैं, कुछ आने हैं अभी। तो आप जब ये देखेंगे, स्टॉक्स 200%, 300% गेन कर रहा है, जो ऑलरेडी लिस्टेड हो चुके हैं। इसी साल की बात कर रहा हूँ मैं, हाफ वन की बात कर रहा हूँ। जो कंपनियां लिस्टेड हो चुकी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर वो उसमें 176% ग्रोथ है, 190% ग्रोथ है। तो जब ऐसे बाजार हैं, तो और लोगों के पास जो दूसरे ऑप्शन हैं, वहाँ से पैसे लगाने में ज़्यादा उनकी दिलचस्पी नहीं बन रही है, बिकॉज रिटर्न की वजह से। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन होता है जहाँ लगता है कि साहब यहाँ तो बहुत पैसा बन सकता है, तो इसलिए वो पैसा वहाँ से चल के मार्केट में आ रहा है।
तो मार्केट में आ रहा है, तो उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि आईपीओ की इस तरह की बूम है। बूम है। और सर ये मतलब एक दो कारण मुझे लग रहे हैं जो आपने बताया। एक तो बाजार के अंदर बूम देखने को मिल रहा है, दूसरा हाई इंटरेस्ट रेट के चलते जो कंपनियां एक्सपेंशन करना चाह रही हैं उनके लिए थोड़ा सा बाजार में बाकी जगहों पर अगर पैसा उठाएंगी तो महंगा पड़ेगा। बाजार में इस तरीके के पैसे आपको मतलब इतनी तरीके से मतलब पैसे मिल रहे हैं कि मतलब आसानी से पैसे सारे मिल रहे हैं। फैक्टर्स हैं विपुल। आप ग्रोथ स्टोरी है हमारे पास, पॉलिसी कंटिन्यूटी है, सरकार आ गई है, लोगों को लगता है कि साहब पॉलिसी में बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं हो सकता है, बारिंग फ्यू इंस्टांसेस अगर आप देखेंगे वो भी ऐसा कुछ खास नहीं देखने को मिला है। तो ओवरऑल सिचुएशन आप देखेंगे तो लगता है साहब कि मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छी पोजीशन है, अच्छा ऑप्शन बनता है। जो कंपनियां ला रही हैं उनको मार्केट से पैसा उठाने में उनको आसानी हो रही है कि साहब इधर हमारा जो कॉस्ट पड़ेगा वो कम पड़ेगा। तो वो सब मिला के सारे कंडीशंस हैं और यही वजह आप देख रहे हैं कि हालांकि आप पहले से तुलना करिएगा तो आप अगर मान लीजिए 2021-22 का आंकड़ा आप उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि साहब उस साल तो आईपीओ में 1,12,000 करोड़ रुपए उठ गए। 2022-23 में देखेंगे तो वो घट के पहुंच गया 52,000 करोड़ पे। पर अभी 2023 में आप देखेंगे 62,000 करोड़। कितने कैसे स्टेडी राइज है आप देखिए 2021-22 के बाद, बिल्कुल 22 के बाद खास करके। तो अभी अब ये लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये अब इस बार फिर आप 1 लाख करोड़ को पार करेगा। बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। बिल्कुल। और जिस तरीके से लाइनअप बढ़ रहा है, बहुत सारी कंपनियां डीआरएसपी फाइल कर रही हैं और इस बीच इन सब चीज़ों के बीच में किसी भी आईपीओ में आप पैसे मत लगाइए और अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियों में पैसे लगाइए। और अगर इस बात को लेकर कन्फ्यूजन है मन में कि कहाँ पैसे लगाएं कहाँ ना लगाएं तो उसके लिए आप मनी9 के पास आइए और वाह क्या आईपीओ है, ये हमारा खास सेगमेंट है 1 से 2 के बीच हमारे खास कार्यक्रम का हिस्सा है। तो उसमें आप हमारे जो एक्सपर्ट आते हैं वो आपको बताते हैं किन आईपीओ में पैसे बनेंगे, किन आईपीओ से दूर रहें। तो इसके लिए आप लगातार मनी9 के साथ वाह क्या आईपीओ है देखना मत भूलिए। इस बीच भारत भारी कर्ज के बोझ के से दबी निजी एयरलाइन स्पाइस जेट लगातार अपना बाजार गंवा रही है। स्पाइस जेट के कई विमान ग्राउंडेड हैं और जिस वजह से अगस्त के दौरान घरेलू मार्केट में उसकी हिस्सेदारी घट करके सिर्फ 2.3% ही रह गई है। कंपनी अगस्त में सिर्फ 3 लाख यात्रियों को हवाई सेवाएं दे सकी है। जनवरी में स्पाइस जेट की हिस्सेदारी 5.6% हुआ करती थी। सर 5.5% से 2.25% रह गई है और लगातार आप स्पाइस जेट के बारे में बातचीत कर रहे हैं, एविएशन सेक्टर पे हम बातचीत कर रहे हैं। क्या भविष्य दिखाई दे रहा है स्पाइस जेट का आपको? विपुल, हम लोग बैकवर्ड प्लानिंग करते हैं। पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि अगर स्पाइस जेट बंद हुआ तो क्या होगा। जो मार्केट शेयर जिसकी बात आप कर रहे हैं 2.3, अभी आप देखेंगे 2-3 महीने में इसकी हालत ज़्यादा हुई है। अभी आप मार्केट शेयर पर निगाह डालेंगे तो अगर ये बंद हुआ तो क्या हालत होगी। तो इस देश में लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। फेयर बढ़ा हुआ है, आपके पास 2.5 से 3.5 प्लेयर रहेंगे, वही को लोग काम करेंगे। स्पाइस जेट उसमें से नहीं होगा। अभी इसके पास पिछले महीने 24 एयरक्राफ्ट थे, वो घट के इस महीने 20 हो जाएंगे। तो अब आप देखिएगा तो अगले महीने ये 2.3 भी रहेगा कि नहीं, इसके भी लाले पड़ जाएंगे क्या। हाँ, अब आप देखिएगा कि क्यों ऐसा हो गया। तो उसमें बहुत सारे क्या, उसमें लीगल इश्यूज़ हैं, उसमें इनके अपने लेजर्स के साथ प्रॉब्लम चल रही है, वो इश्यूज़ हैं। उसमें इनको जो हवाई जहाज़ इन्होंने लेजर से उठाया था वो उसके वापस जाने का इशू है। ऊपर से जो इंजन का इशू है वो भी हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसा करते हुए जिस लेवल पे कंपनी को ऑपरेट करना चाहिए था, जिस एफिशिएंसी के साथ, जिस कैपेसिटी के साथ, अब आप इनके कंप्लेन को देखिएगा। डीजीसीए का डेटा पिछले महीने सबसे ज़्यादा कंप्लेन इनके, बाकी एयरलाइंस को मिला दीजिएगा, जितने में सबको मिला के कंप्लेन है उससे ज़्यादा कंप्लेन इनके पास है, 16% से ज़्यादा। तो आप सारे इंडिकेटर्स देखेंगे तो सारे इंडिकेटर्स स्पाइस जेट की उड़ानों के खिलाफ हैं। स्पाइस जेट मतलब हमें अच्छा नहीं लगेगा इन द सेंस कि हम कंज्यूमर के हिसाब से बोल रहे हैं। अच्छा नहीं लगेगा जब कंज्यूमर्स के पास, आपके पास किसी सेक्टर पे उड़ने के लिए 4 ऑप्शंस हैं और वो घट के आप आ जाए 2 पे या वो 1 पे आ जाए या 3 पे आ जाए। अल्टीमेटली जो प्राइस पे करना पड़ेगा वो कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा। तो ये खबर तो अच्छी नहीं है। तो मान के चले अभी किराया और महंगा होगा फिर? हो सकता है। आप ये तो कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अभी कोई और एयरलाइंस नहीं है। हमने उस दिन भी आपसे ये कहा था कि 2 तो आपके पास एयरलाइंस हैं, इंडिगो है और एयर इंडिया है, और आधे में आप आकाशा और एयर इंडिया एक्सप्रेस को रख लीजिए और स्पाइस जेट को आप छोड़ दीजिए। वो अभी फ्लोटिंग है, वो कहाँ जाके किनारा लगेगा ये बड़ा मुश्किल काम है कहना। बिल्कुल सही बात है। तो फिलहाल एविएशन इंडस्ट्री से बहुत अच्छी खबरें फिलहाल के लिए नहीं निकल के आ रही हैं।
सरकारी ऑयल कंपनी ऑयल इंडिया का ये कहना है कि बांग्लादेश को एक्सपोर्ट हुए डीजल की पेमेंट मिलने में उसे किसी तरह की रुकावट नहीं हुई। कंपनी का ये भी कहना है कि बांग्लादेश को उसकी तरफ से पाइपलाइन से रोजाना करीब 1 लाख बैरल डीजल की सप्लाई होती है। कंपनी के चेयरमैन के मुताबिक ना तो उन्हें बांग्लादेश से पेमेंट में कोई दिक्कत आई है और ना ही बांग्लादेश के रास्ते रिफाइनरी के लिए भारत आने वाले सामान की सप्लाई बाधित हुई है। सर, एक समय हम ये खबर देख रहे थे कि पेमेंट को लेकर के अदानी समूह को बड़ी समस्या हो रही है। अब ऑयल इंडिया की तरफ से ये बयान आया है, तो क्या ये प्राइवेट और पीएसयू कंपनी के साथ कुछ भेदभाव हो रहा है या क्या, कैसे? नहीं, भेदभाव नहीं। देखिए क्या था कि आपको संदर्भ बताता हूँ मैं। हुआ क्या कि उनके वो लोग अभी उनका रिजल्ट आया था, वो बात कर रहे थे। तो जब उन्होंने संवाददाताओं से बात की, पत्रकारों से बात की, तो उनसे ये पूछा गया कि साहब फलां कंपनियां हैं जो वहाँ परेशानी झेल रही हैं, फलां का पेमेंट फंसा हुआ है, फलां बिजली सप्लाई नहीं कर रही है या फलां बिजली सप्लाई कर रही है, आपका क्या स्टेटस है, आपका जो ट्रांजैक्शन चल रहा है वो कैसा है। उस पर उन्होंने जब देखे कुल मिला के उन्होंने जो कहा, ये कहा कि देखिए साहब हमारी तो कोई समस्या नहीं है, हम जो दे रहे हैं वो हमें उसके एवज में पैसे मिल रहे हैं। कुल मिला के आप देखिएगा क्या है कि इनके ये 131 किलोमीटर का नुमालीगढ़ रिफाइनरी से बांग्लादेश में वो पार्वतीपुर बोलते हैं उसको, जहाँ पे वो पाइपलाइन एंड करता है, वो पूरी 131 किलोमीटर की पाइपलाइन के ज़रिए वो हमें डीजल की सप्लाई हम लोग करते हैं। करीब 6,000 से 7,000 टन प्रति महीना करते हैं। तो एक आप ये देखिएगा पूरा क्वांटिटी बड़ा हमंगस क्वांटिटी है। ऐसे में अगर वो उसका चेयरमैन अगर कहता है कि साहब हमारा तो हमें कोई पेमेंट की दिक्कत नहीं है, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज भी हो सकता है, आप कहें अगर इसको डिप्लोमेसी के लैंग्वेज में। तो लेकिन अगर जब वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वाकई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सब तो सरकारी अकाउंट है, तो वाकई दिक्कत नहीं होगी, उनका पेमेंट चल रहा है। तो दोनों तरह की बातें हो सकती हैं, क्योंकि सरकारी कंपनी है, तो लिहाजा आपको एक एंगल नहीं भूलना चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं उसका एक मायने भी है कि ये मैसेज जो अगर ये सरकार से अगर उल्टा व्यू रखेंगे तो वो मेरे ख्याल से वो अच्छा से अगर वेल नहीं करेगा, वो सफाइस नहीं करेगा। तो इसलिए इसके पीछे एक मैसेज भी जाता है, और मैं मान के चल रहा हूँ इनकी प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे। चलिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सर, आज की चर्चा में आप जुड़े, तमाम इन खबरों का आपने विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। चलिए, तो फिलहाल मनी सेंटर को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। फिलहाल मुझको इजाज़त दे दीजिए, नमस्कार। ऐसे ही का तन्हा